नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं वेलनेस वीकेंड। हमारे देश में ये धारणा बहुत लंबे वक्त तक रही है कि जब सेहत की बात होती है तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होती है कि कैसा आपका कद है, कैसे आपके बाइसेप्स हैं, कैसे ट्राइसेप हैं, आपकी हेल्थ ओवरऑल कैसी है। लेकिन मेंटल हेल्थ को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन समय बदला है। अब साथ ही साथ शरीर के मन और आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, क्या वो भी उस तरीके से काम कर रहा है? आर यू मेंटली फिट? तो इसलिए अब मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर नागपाल, जैसा मैंने कहा कि बहुत लंबे वक्त तक ये धारणा रही कि अगर सर्दी हो गई, जुकाम हो गई तो बीमारी है, अगर कैंसर हो गया, लंग्स में प्रॉब्लम है, लिवर खराब है तो बीमारी हो गई। लेकिन मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो इसे बस यूं ही कह दिया जाता है, अरे कुछ नहीं है। जबकि ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानी है। हमारा मन, हमारा दिमाग वो भी बीमार हो सकता है। मेंटल हेल्थ धारणा बदली है देश में? बहुत खूबसूरत सवाल है। आपके कहने के साथ साथ मीनाक्षी जी, मुझे ये भी लगा कि मन, मनोवृत्ति, मनोदिशा या मनोदर्पण जो हमारा होता है, रिफ्लेक्शन है लाइफ का, उसमें मन का आधार, मन की आराधना बहुत कम की जाती है। ये बहुत सही कहा आपने कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मन बहुत दूर रह जाता है। मैं फिज़िकली हेल्दी हूँ तो सब कुछ ठीक है, मुझे कोई राय की ज़रूरत नहीं है, कोई ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं पे अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं। ज़माना बदल रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, शैली बढ़ रही है, आदतें बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन स्टिल मेजॉरिटी टाइम्स जब हम रोज़ अपने घरों में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में बात करते हैं तो मन की बात को एक कलंक, एक शर्म की तरह निपटा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, फना कर दिया जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही पूछा है और सही कहा भी है दैट मेंटल हेल्थ की बातें जब होती हैं, हम उसको मेंटल तक कलंक लगा देते हैं, उसमें हेल्थ तक नहीं पहुंचती है बात। वर्ड मेंटल समहाउ गॉट स्टिग्मेटाइज सो बैडली, इतनी बुरी तरह से उसको एक कलंक दे दिया गया सदियों से। भाई ऊपरली हवा है या कोई कर्मा का है, हवा बैठा एक दिया हवा जाता है, है। हाँ। या कोई कर्मों का फल है, कोई माताएं आ गई हैं, कहीं ना कहीं प्रेत है, ब्लैक मैजिक है, वुडुइज्म है, तांत्रिज्म है। अब आप देखिए सदियों से चलती हुई यही बातें हैं। वैज्ञानिक युग है, कल युग है। साइंस हैज़ गिवन अस सो मच ऑफ वंडरफुल एविडेंस कि ब्रेन के बायोकेमिकल्स, माइक्रोकेमिकल्स कभी कभी अपनी जगह से कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया, कैंसर में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में होता है, वो माइंड के साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है। तो हम साइंस और आर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को समझें, इसको सकारात्मक परेशानियां मानें। मेरा पहले ये कहना है आपसे। अ, अब हम इन्हें थ्री कैटेगरीज में चर्चा में लेकर आते हैं। एक कैटेगरी जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, बच्चों की। 5 से 10 साल तक के बच्चे। मैं देख रही हूँ स्कूल जाने वाले बच्चों में, सोसाइटी में खेलने वाले, पार्क में खेलने वाले बच्चों में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आ रहा है वो उनकी अटेंशन डेफिसिट का है। बिल्कुल। फोकस ठीक से नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम दिखाई देती है। अच्छा, कुछ बच्चे सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते। कहेंगे कि घर में माँ बाप से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बुआ से, दादी से, चाचा चाची, फैमिली के हर मेंबर से कंफर्टेबल हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल जाते हैं, जैसे ही बाकी बच्चों में जाते हैं, अचानक से नर्वस होने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहले तो उन परेशानियों को समझते हैं कि ये जो एज ग्रुप है, 5 to 10 का एज ग्रुप, ये क्यों इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है? बहुत इम्पोर्टेंट एक श्रृंखला आपने अभी चर्चा में शुरू करी है। मैं सबसे पहले तो ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम ये सोच रहे हैं हमारे देश में कि प्रारंभिक बाल अवस्था का एक महत्व कितना है।
अर्ली चाइल्डहुड, फाउंडेशनल ईयर्स, इसको अभी एजुकेशन सिस्टम हमारा जो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है इस वक्त, फाउंडेशनल ईयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वृक्ष जब बड़ा होता है तो एक सैपलिंग, एक सीड से बड़ा होता है, एक बीज होता है। वो बीज का महत्व हम पहले उतना नहीं समझते थे। कहते थे ना कि भाई चलो 4-5 बच्चे घर में हैं, खेल जुल के भाग दौड़ के अपने आप बड़े हो जाएंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे, मट्टी में खेलेंगे, नाव बनाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। अब तो ये बड़ी इतनी बहुत बेहतरीन साइंस है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि करीब 7 या 8 साल की उम्र तक कहा जाता है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं नर्व के अंदर, जो हमारा हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर, जो पूरे शरीर को केवल अंगों का नहीं, बट हमारी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस हैं, थिंकिंग है, बिहेवियर है, सबको कंट्रोल करता है। ये हमारा ज़िंदगी का CPU है ना। इसका ध्यान हम प्रारंभिक बाल अवस्था में नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर 85-90% जो ग्रोथ है 7-8 साल तक पूरी हो जाती है पूरे ब्रेन की। तो आप देखिए, अगर विज्ञान ने इतना बड़ा रिसर्च पूरे दुनिया में, हमारे यहाँ भी हो रही है, वी आर प्राउड दैट इंडिया इज डूइंग ग्रेट रिसर्च ऑन ब्रेन साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, पेडागोजिकल साइंसेज, टीचर और स्टूडेंट कैसे एक दूसरे को हेल्प करें क्लासरूम में, ये भी ब्रेन साइंस है। तब पता लग रहा है, जो मीनाक्षी जी ने बताया, कि हम कुछ और बातें इस बचपन के बारे में, बच्चों को बचपन से जुदा कर कर आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी। उनके हंसते खेलते नादान मासूम बचपन को अलग करके बच्चों को हम नहीं समझ पाएंगे। आई एम श्योर आई एम गेटिंग द पॉइंट क्लियर। जी जी जी। बिकॉज बचपन एक एडजेक्टिव है, एक ब्यूटीफुल फीलिंग है, और बच्चे जनसंख्या हैं। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कहा जाता है कि हमारे देश में करीब 16 लाख स्कूल्स हैं, और 16 लाख स्कूल्स अब भरने वाले हैं, धीरे धीरे विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं हम 2047 में। इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है ज़िंदगी के लिए, भारत के लिए। वी हैव टू गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर इट। अब रेडी करने के लिए, जैसा आपने बताया कि स्कूल जाऊंगा मैं स्कूल जाऊंगा, उसके लिए मुझे तैयार किया आपने, मम्मी पापा मुझे तैयार किया है। मैं 2.5 साल का हूँ, मैं 3 साल का हूँ, मुझे तैयार तो करिए। हाँ भाई, तुम्हें तैयार कर दिया, तुमने अच्छी यूनिफॉर्म पहना दी, वाटर बॉटल दे दी। मम्मी वो नहीं, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे नहीं जाना है। हम सब रोए थे स्कूल जाने वक्त, आप भी रोई होंगी। जी, मैं रोई थी और फिर मैं वापस घर भी आ गई थी। लेकिन वो तो नेचुरल है, क्योंकि देखिए जब बेबी पैदा होता है तो रोता है ना। इतने बड़े बेहतरीन युग में आने के बाद जब जीवन मिलता है, तो पहली क्राई जो होती है वो वेलकमिंग क्राई होती है एक बेबी की, और माँ उसको अपने एम्ब्रेस में संभाल लेती है। ऐसे ही पहला दिन जो स्कूल का होता है, रोना आएगा। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा, थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ अटेंशन, शाई फील करना, खामोश फील करना, एकदम दोनों से सबसे हटकर कहीं कोने में खड़े हो जाना, ये बीमारियां नहीं हैं। ये एडजस्टमेंट करने के लिए शरीर, दिमाग और मेरा सामाजिक तत्व कोशिश कर रहा है। मैं लेकिन इसी में एक चीज ऐड कर हाँ, दूं। मैं बिल्कुल। जैसे एक ही एज ग्रुप के एक क्लास में बच्चे होते जी। हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी कोप अप कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं, जैसे उनके लिए वही लेवल जो हो गया वो जैसे ग्रेड 10 का हो गया। एब्सोल्युटली, बहुत। और यही बात है कि टीचर्स की ट्रेनिंग अब अलग अलग श्रृंखला के हिसाब से की जा रही है। अर्ली चाइल्डहुड और फाउंडेशनल ईयर्स के जो पैरामीटर्स हैं समझने के लिए, जिसको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं। भाई इमोशन सबके अलग होंगे ना। 40 बच्चे अगर क्लास में हैं तो सबके इमोशंस अलग होंगे। कोई बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, कोई कोप अप बेटर कर पाता है। पहले विभिन्नता को, एकता और यूनिकनेस को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और यूनिकनेस को पहचानिए। ये माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो इमोशंस हम लेके आते हैं, कहा जाता है कि करीब 16-17 इमोशंस होते हैं मिनिमम हर इंसान में, और वो बच्चे में क्यों नहीं दिखाई देंगे। यानी कि धुतकारिए मत, स्नब मत करिए, डोंट सप्रेस द चिल्ड्रंस इमोशंस, बट वॉच आउट करिए। व्हाट यू सेड राइटली मैम, फ्लैग साइंस होते हैं, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जो लक्षण भी हो सकते हैं। हम सब जानते हैं। लक्षण आप बताइए। लक्षण के बारे में जी, लक्षण हाँ। बताइए कि कैसे पहचान करें और कौन सी एज में ये पहचान होनी शुरू हो जाती है कि दैट देयर इज समथिंग ऑफ। ये मतलब बाकी बच्चों के जैसे डेवलपमेंट नहीं है इस बच्चे में। क्योंकि देखिए, हम जब स्कूल जाते हैं तो हम लिखत पढ़त के लिए जाते हैं, हम जीवन कौशल शिक्षा के लिए जाते हैं। कुछ ऐसी स्किल सीखें 12 साल में, 14 साल में, जो जीवन में
आगे बढ़ने के लिए हमें दृढ़ता दे और हिम्मत दे, जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। थर्ड पार्ट, हम करियर ओरिएंटेशन के लिए जाते हैं, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हुए हम कोई ना कोई वोकेशनल स्किल्स या करियर स्किल्स चुन लेते हैं। आप कोई भी करियर करना चाहें, यू गॉट माई पॉइंट। एकेडमिक लिखत पढ़त के लिए, करियर बनाने के लिए और जीवन कौशल के लिए जाते हैं। तीनों चीज़ें जब मिलती हैं उसको संपूर्ण शिक्षा कहते हैं, संपूर्ण विकास कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, वेयर यू आर एंजॉइंग। बट जैसा आपने पूछा, साथ साथ कुछ हम में हो सकता है 10 बच्चों में 2 या 3 बच्चे हों जो एक जगह टिक नहीं पाते हैं, जैसा मैम पूछ रही थी। हाइपर और एक्टिव होते हाइपर हैं। एक्टिविटी होती है, हिलना जुलना ज़्यादा होता है। टीचर कहती है भाई क्या बात है, आप बहुत हिलते हैं, आप शांत से बैठो बेटे, आपसे बैठा नहीं जाता। वो बच्चा कई बार घूम के क्लास से बाहर भाग जाएगा, 2 बच्चे जा रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ा सुंदर भी लगता है। कभी कभी मॉल में जाएंगी, मम्मी पापा भागते रहते हैं, भाई पीछे देखो दुकान के पीछे चला गया बच्चा, पकड़ो उसको। ये एक बड़ी कॉमन बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि करीब हमारे पूरे स्कूल में करीब 30-40 बच्चे हो सकते हैं, पूरे स्कूल में बोल रहा हूँ मैं, और एक क्लास में 1 या 2 हो सकते हैं जो अधिकतर चंचल हैं, इनअटेंटिव हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। पहचानिए उनको, कभी ज़्यादा ऐसे मत सोचिए कि डांटने से ठीक हो जाएंगे। हाथ उठाना, मारना पीटना तो बिल्कुल मना है, गैर कानूनी है, चाइल्ड अब्यूज़ माना जाता है। समझाने का कोशिश करें। नहीं है तो स्कूल की काउंसलर है ना मैम, स्कूल के साइकोलॉजिस्ट हैं आजकल, तो यानी कि मनोवृत्ति के साथ संबंधित जो बातें होनी चाहिए अब होंगी। मने यानी कि घर में भी होनी चाहिए और स्कूल में भी। जैसे तो स्लो लर्नर आपने हैं ये कहा कि पहले तो आप यूनिकनेस को एम्ब्रेस करें जी, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। वार्निंग साइंस पहचानें वार्निंग साइंस, अब वार्निंग साइंस में आपने ये कहा, एक तो बहुत ज़्यादा चंचल है, जी, और दूसरा ये है कि कहीं अटेंशन डेफिसिट है, फोकस पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और एक है कि आपका सोशली उतना वेल कनेक्टेड नहीं है। ये कुछ अर्ली साइंस हो सकते हैं। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है सर? कुछ और भी 1-2 विषय मैं बता दूं जो कॉमनली जो एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्कूलिंग ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 3-3.5 साल से लेके पहला चाइल्डहुड होता है 10 साल तक, उसके बाद किशोर अवस्था शुरू होती है, हम उस पर आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट विषय था, एक स्लो लर्नर कौन है? जो बच्चा उम्र के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट लर्निंग हम नहीं कर पा रहे हैं क्लास में। अब देखिए पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है या करिकुलम होता है, चौथी क्लास का, 5वीं क्लास का, छठी क्लास का स्टार्टिंग से होता है ना, तो हर क्लास का एज अप्रोप्रिएट करिकुलम होता है। अब अगर पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम में आते हैं और उनको बताया गया कि भाई बच्चा आपका ना पिछले 2-3 महीने से कोप अप नहीं कर पा रहा है, मे बी मैथमेटिक्स में, साइंस में, या सोशल साइंस में, इंग्लिश में या हिंदी में, बातचीत बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़माना आ गया है कि चर्चा करिए। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये बच्चा आगे जा रहा है, ये बच्चा पीछे रह गया। वक्त से पहचानिए कि ये क्यों हो रहा है। हो सकता है उसके बुद्धि का विकास थोड़ा सा स्लो चल रहा हो सकता है कि वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो। क्या हम सब मानते हैं कि कभी कभी फैमिली एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होता है मेरे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मुश्किलें होती हैं। सो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, या मेरे पीयर ग्रुप के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ बच्चे मुझे बुली कर रहे हैं क्लास में तंग कर रहे हैं, हो सकता है मुझे टीचर को देखकर मुझे घबराहट होती है। कभी कभी सबको होता था ज़िंदगी में, कभी कभी हम अपनों से डर जाते हैं। तो बच्चा नादान है, क्या उसके मन में बीत रही है, क्या उसके ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है, इन वार्निंग साइंस को पहचानना ज़रूरी है, जो आजकल हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं, क्योंकि हमें 3 सेगमेंट पे बात करनी है और जी। बात बहुत सारी करनी है। अब आपने कहा कि ये कुछ है साइंस हैं जो हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जैसे सर्दी हुई, जुकाम हुआ, हमने दवाई दी, वो ठीक हो गया, जी, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है, हाँ, क्या किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इस एज ग्रुप के बच्चों को, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के ज़रिए, ओटीज़ के ज़रिए बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है, और क्या ये क्योरेबल है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? एक और इम्पॉर्टेंट जो एरिया अभी रिसर्च में आ रहा है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशंस हैं। देखिए हमने हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट, स्लो लर्नर्स, एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो आपने तारे ज़मीं पे पिक्चर देखी है, ये बात हुई थी डिसलेक्सिया के बारे में या फिर डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। संक्षेप में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि करीब 2 से 8% या 2 से 10% तमाम जनसंख्या में, बच्चों में ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको टीचर ट्रेनिंग में और पेरेंट्स की ट्रेनिंग में पहचाना जा सकता है।
प्रॉपर डायग्नोसिस करिए। जहाँ पे होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए भी लागू है। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बहुत ही कम, मानते हैं बहुत ही कम है, लेकिन ये राइज हो रहा है, इसका डायग्नोसिस पहचाना जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब बच्चा करीब 1.5-2 साल या 2.5 साल की उम्र तक ये पहचान लिया जाए तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यहाँ तक कि कुछ हद तक दवाओं का भी इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड हो रहा है। उससे क्या होता है, ब्रेन के कुछ जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सोशल कनेक्टिविटी है, आई टू आई कांटेक्ट है, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स करना, आपसी सामाजिक तरीके से रिस्पॉन्स करना, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखाई देती है। बट ओटी, स्पीच थेरेपी एंड मेडिकल थेरेपी बाय अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट कामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉडिफाइबल या ट्रीटेबल मतलब नहीं है। क्योर हो सकते हैं या कंट्रोल हो सकते हैं। कंट्रोलेबल है और डेवलपमेंटली फंक्शनल और बेहतर हो सकते हैं, यानी कि रेगुलर इंक्लूसिव स्कूलिंग सिस्टम में जा सकते हैं। इनको कहीं स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, ये गलत बात है। आप स्कूल में रखें इनको। कहते हैं ना कि सब बच्चों को मिलजुल कर रहना चाहिए। बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं है, अब बात है कि हम साथ मिलके खेलेंगे, म्यूजिक क्लास में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, लिटरेचर में जाएंगे, हॉबीज में खेलेंगे। दैट इज एजुकेशन टुडे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, और चूंकि हमारी भी बच्ची है, स्कूल गोइंग जी, जी। एज में ही है, और मैंने ये देखा कि जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उन्हें भी आपके साथ पढ़ाया जाता है नॉर्मल चाइल्ड के साथ, जिससे कि आप एक सोशल और इमोशनल वैल्यू भी सीखें। इंक्लूजन बोलते हैं ना उसको। इंक्लूजन, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। एक चीज़ इसमें बस मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि क्या ये जो हमारे गैजेट्स हैं, टीवी जी, है, बहुत मोबाइल important फ़ोन बात है, है। टैबलेट्स हैं, क्या ये भी कारण बनते हैं बच्चों की इस अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम की, फोकस प्रॉब्लम अनडाउटेडली की? देखिए, आज तो कोई भी चर्चा होगी समाज में, घर में, डिनर टाइम में जो चर्चा होती है, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चर्चा होती है कि बच्चों को डिवाइसेस से हम दूर कैसे रखें, गैजेट से हम दूर कैसे रखें। अभी तक जो भी आपके साथ चर्चा हो रही है उसमें लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो हर समस्या में लागू हो रहा है, कि हम अपने आप और अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से। कहा जाता है कि डिनर टाइम में भी चर्चा होती कहाँ है, क्योंकि चर्चा सिर्फ भोजन की नहीं होती है, होनी नहीं चाहिए सिर्फ भोजन की, अपनेपन की भी होनी चाहिए, लेकिन हम वो समय खोते जा रहे हैं। और बच्चों की क्या गलती है इसमें? वो डिवाइस तो उनको बना बनाया बड़ों ने बना के दिया है ना, वो तो आकर्षित हो गए हैं। वो कहते हैं, कई बार बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं कि भाई हमने थोड़ी बनाया था, आपने हमें बना के दे दिया, अब हमें बताइए हम कैसे इस्तेमाल करें। सो आपका ये चर्चा में लाना ये सवाल बहुमूल्य है कि हम सबसे पहले वार्तालाप, संवाद, विवाद प्रथम रखें घर में। क्या होता है कि अपने समय के लिए, लैक ऑफ टाइम के लिए, एनर्जी के लिए, कई बार माँ बाप या घर के बड़े सदस्य, भाई बहन भी बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। खेल कूदने की बात हो, कहीं बाहर घूमने की बात हो, नेचर के बीच में, कुदरत के बीच में जाने की बात हो, अब देखिए बच्चा बड़ा खुश होगा। कोशिश करिए, आप रोल मॉडल बनिए। मैम, मार्गदर्शक बनना कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए, कि चलो जो हम कह रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं ना, वो हम भी करके दिखाएंगे। हम भी कैरम बोर्ड खेलेंगे, हम भी दुनिया भर के गेम्स खेलेंगे, बाहर भी जाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। देखना बच्चा आपके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर कम यूज़ करेगा। जितना एंटरटेनमेंट के लिए मम्मी पापा की ज़रूरत है ना, उतना शायद डिवाइस की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो पहला तो टेक अवे यही है कि जिस सेगमेंट में हमने बात की, अपने बच्चों के साथ खुद जाएं, खेलें, खेल खेल में बातें करें, अपने बच्चों को जानें, और उसके बाद अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। अब दूसरा हिस्सा, दूसरा सेगमेंट एडल्ट्स का है, माफ़ कीजिए, अब यहाँ एडोलेसेंट का है। एडोलेसेंट, सबसे बड़ा पीयर प्रेशर जो है वो एडोलेसेंट एज में ही है, यानी कि वो जो टीन एज है, हमेशा एक कंपैरिजन है, एक कंपटीशन है, अगेन सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इतना प्रेशर है कि कई बार बच्चे अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं, बिल्कुल अलग कर लेते हैं, अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते। और तो कुछ बच्चों में एंग्जाइटी इशू है, इतना एग्रेशन है, इतना गुस्सा है। अभी थोड़ी देर पहले हम ऑफ एयर चर्चा भी कर रहे थे बिल्कुल, कि बहुत बड़ी मरने बात है। मारने पर उतारू हो जाते हैं। किशोर अवस्था, कोई भी यहाँ नहीं होगा जो किशोर अवस्था से ना गुजरा हो, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है ना। लेकिन 10 से 19 साल की उम्र जो होती है, कहा जाता है कि ज़िंदगी में आती तो एक ही बार है, लेकिन सबसे सबसे चार्मिंग एंड चैलेंजिंग होती है। चार्मिंग क्यों? क्योंकि पहली बार आईना बहुत पसंद आने लगता है। सब इस स्टेज से गुजरे, सब मुस्कुरा रहे हैं, है ना। क्योंकि मम्मी सबसे बड़ा अच्छा फ्रेंड तो मेरा मिरर है, क्योंकि सवेरे सबसे पहले मुस्कुराहट मुझे वही देता है, क्योंकि आप खुद मुस्कुराएंगे तो मिरर भी मुस्कुराएगा ना जी।
चार्मिंग पीरियड है। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, कैरियर, रिलेशनशिप्स, बॉय गर्ल, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे लाइक्स डिसलाइक्स, वैलिडेशन, क्या नहीं होता है किशोर अवस्था में। बचपन की उड़ान से पैराशूट निकलता है और किशोर अवस्था में आ बैठता है। और आपको ये बता दूं, दुनिया के सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट्स हिंदुस्तान में हैं इस वक्त। करीब 23% एंटायर पॉपुलेशन हमारी, अबाउट 30 करोड़ हमारे केवल किशोर अवस्था हैं। मान लीजिए कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितना बड़ा एनर्जी है। देश को परिवर्तन में लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए किशोर अवस्था को हम इग्नोर ना करें। दे हैव सो मच ऑफ एनर्जी, दे हैव लीडरशिप। इसलिए अभी जो आपने बताया मीनाक्षी जी ने, कि बहुत सही कहा कि इनके अंदर जो ऊर्जा है वो गुस्से में परिवर्तन क्यों ला रही है, वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों जा रही है, क्योंकि उनके लिए एवेन्यूज़, उनके लिए उनकी वॉइस, उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ को सुनो, पहचानो, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहना चाहता हूँ। हमारी किशोरों की आवाज़ है। आप नुक्कड़ नाटक देखिए स्कूलों में, कितना हसीन लगता है। बच्चे ये आवाज़ देना चाह रहे हैं कि मेरे शरीर और दिमाग में क्या गुजर रहा है आप नहीं समझ रहे हैं। हार्मोनल हैवक बोलते हैं उसको मैम, हार्मोनल हैवक। दैट शोज़ कि ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन, थायराइड, एड्रेनलिन कितना तेज़ी से भाग रहा है। प्लीज़ एम्पथाइज करिए, संवेदना करिए, फील द फीलिंग्स ऑफ द टीनेजर्स। और टीनेज और एडोलेसेंस, टीनेज एक सोशल टर्म है, एडोलेसेंस बायोलॉजिकल टर्म है। तो हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में? इनकी दुविधाएं, बीमारियां नहीं हैं उतनी ज़्यादा जितनी नशीली पदार्थों की तरफ भागना, क्योंकि अकेलापन, सन्नाटा, कंपैरिजन, उम्मीदें, माँ बाप के सपने मुझे पूरे करने हैं। भाई उनको अपने सपने देखने दीजिए, किशोरों को अपने सपने देखने हैं। हाँ, वो रिस्की बिहेवियर में जा रहे हैं तो हमें संभालना है, समझाना है, रोकना है, डिसिप्लिन करना है। वायलेंस में जा रहे हैं, एक्सटॉर्शंस में जा रहे हैं, जुवेनाइल क्राइम में जा रहे हैं। कभी सोचिए, हम बैठ के, हम बड़ों को सोचना होगा, हम माँ बाप को, फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर्स को और टीचर्स को सोचना होगा कि हम सिर्फ पेविलियन में बैठ के मैच नहीं देख सकते। हमें किशोरों के साथ नीचे आना होगा, तो खेलना क्या होगा। करना होगा? करना ही होगा कि बी अवेयर, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीनेजर्स। वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके एक एक पल को हम दोस्ती का पल दें, उनके साथ संवाद करें। मैं घर का खराब माहौल बच्चों की एंजाइटी Absolutely. या उनके एग्रेशन की वजह है? 100% रोल मॉडलिंग की जाती है फिर, यानी कि मार्गदर्शक सबसे प्रथम कौन होते हैं? माँ बाप ही तो होते हैं। ठीक है, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वेल नोन स्टेट्समैन हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम मेरा मार्गदर्शक तो पिता हैं, मम्मी हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। हम उनके स्वभाव से, उनके उनके शब्दों से, उनके बिहेवियर से, उनके इमोशंस को हम इजीली कॉपी कर लेते हैं। और वही चीज़ कई बार आप देखिए, जो स्कूल्स में कंप्लेन आती है कि ये बच्चा थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है या बुली कर रहा है या बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, घर के हालात कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जब एनालाइज किया जाता है। और वो बात स्कूल तक पहुंचती नहीं है जब तक बच्चा टूट कर, झुक कर किसी काउंसलर को या टीचर को नहीं बताता कि भाई मेरे घर में भी ऐसे ही बोला जाता है मुझे। और तो कभी कभी please, इतना हाँ, प्रेशर हो जाता है कि जी। आप इसी करियर को ऑप्शन बनाएं, आप यही पढ़ें, और फिर जब वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर सुइसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये प्रेशर तो आप रोज पढ़ते हैं, अखबारों में रोज खबरें आती हैं कि प्रेशर जो अचीवमेंट का है या एक एकम्प्लिशमेंट का है, लाइफ में कुछ बनने का है। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इतना सुंदर तरीके से परीक्षा पे चर्चा करते हैं हर साल। बताइए कितना 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 सुंदर प्रोग्राम है, कितना गहराई का प्रोग्राम है कि वो बताते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में क्या बनना है। बच्चों से कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में क्या करना है। बच्चों को जो अपने हाथों से, अपनी इंद्रियों से करना है, उनको छूट दीजिए। पंख को आप सराहिए, पंखों को सराहिए, उनको समेटने दीजिए, उड़ने दीजिए। हम क्या करते हैं घर में, हमारे सपने पूरे करो। हमारे परंपरा है कि बच्चे सिर्फ आईआईटी में जाते हैं, हमारी परंपरा है कि बच्चे सिर्फ ये बनते हैं, वो बनते हैं, तुम भी वही बनो। कहीं ना कहीं कोई बनना चाहता है तो उसको अपने शैली, अपने काबिलियत के हिसाब से बनने का एक प्लेटफॉर्म दीजिए। आप देखेंगे बच्चों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। एक दो क्वेश्चन अब हम ऑडियंस से ले लेते हैं। कोई भी बच्चा या टीनेजर या कोई भी व्यक्ति अपने पैनिक अटैक से, एंजाइटी अटैक से कैसे मैनेज कर सकता है, लाइक जब वो अकेले हो या? सबसे इम्पॉर्टेंट पैनिक अटैक या एंग्जाइटी में क्या हो रहा होता है? फॉल्टी ब्रीदिंग होती है। बिकॉज आराम से, जैसे कहते हैं, इत्मीनान की
दिल खोल के सांस नहीं ली जाती है उस वक्त। एंग्जाइटी में हम हेजिटेशन, हिकअप्स वाली सांस लेते हैं। तो अगर बच्चा अकेला है तो उसको गाइड करिए, उसको गाइड करिए। अगर आपका कम्युनिकेशन उसके साथ है, स्लो, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, टेक इट फ्रॉम द नोज, exhale from the nose, or take it from the mouth and the nose and exhale from the mouth and the nose, doesn't matter। लेकिन 3 शब्द याद रखिए, स्लो, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। फेफड़ों की काबिलियत 4 से 5 लीटर है, एक सांस में इतना हवा जाता है। हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत पढ़ाई है, बहुत तेज़ ट्रैफिक में निकलना है, ऑफिस पहुंचना है। पीपल आर नॉट ब्रीदिंग वेल, सो टेल देम टू डू दैट। सेकेंडली, एंग्जाइटी क्यों हो रही है कि कहीं ना कहीं एक इमीडिएट आने वाले समय का जो फियर है, एंटिसिपेटेड फियर है। जब रियल फियर सामने आ जाता है तो उसको हम फियर कहते ही हैं, लेकिन एंग्जाइटी यानी कि बेचैनी, घबराहट और मन की दहशत जो है वो एक अननोन फियर की हो रही है ना, अभी हुआ नहीं है, आई एम इमेजिनिंग। तो बच्चे को कहीं ना कहीं इन बातों का वेंटिलेशन करने दीजिए, बोलने दीजिए। हम क्या करते हैं कई बार, जैसे मीनाक्षी जी से भी बात हो रही थी, हम उसकी बातों को ही दबा देते हैं। am I a good listener as a mother and a father, as a teacher? कई बार टीचर्स को भी बदलना पड़ता है। एक अच्छा टीचर गुड लिसनर होता है, एक अच्छे माता पिता लिसनर्स होते हैं पहले, दे आर नॉट टॉकर्स। बच्चा उनकी अप्रिशिएट करता है जो मेरी मन की दबी हुई बातों को, घबराहट है, मन का गुबार है, सुन लीजिए। सेकेंड पॉइंट हो गया, अलाउ वेंटिलेशन एज मच एज वांट टू क्राई, इट्स ओके। रोना बुरी बात नहीं है, रोना बीमारी नहीं है, ह्यूमन नेचर में होता है। अगर मन में कोई भारीपन है, वेंटिलेट होने दीजिए, साथ साथ सांसें चलती रहें अच्छी लंबी खींच के। सेकेंड पॉइंट, देखिए डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जो मैदा, आलू, चीनी, तेल, पानी नहीं पीते हैं बच्चे। मैम, बच्चे पानी नहीं पीते हैं, पूरे दिन में 1 गिलास पानी। अब देखिए, वाटर, अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, टेक द चाइल्ड फॉर द वॉक। एक किशोर अवस्था में अगर पिताजी या मम्मी साथ में एक वॉक पे चले जाएं, देखिए उनकी एंग्जाइटी कहाँ खत्म हो जाती है, बड़ी आराम से खत्म हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल तो मैंने अपनी सोसाइटी में भी अच्छा? देखा है कि बहुत ज्यादा एंग्शियस बच्चा था, हाँ। उसका जैसे शुगर कट डाउन किया उसकी एंग्जाइटी कम हो गई। एंड एक्चुअली आप आज घर में जाके फिर देखिएगा, जी। पढ़िए इंटरनेट पे कार्बोहाइड्रेट्स और मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप क्या है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी ने एग्जाम्पल देकर। एक क्वेश्चन और है सर, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि बच्चों का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वो बड़े होके, अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, तो वो बड़े होके एज सिस्टमिक डिजीज़ मैनिफेस्ट कर जाता है, स्पेशली मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। तो सर, स्ट्रेस और एक्चुअली उसका मैनिफेस्टेशन एज इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, वो कैसे होता है? जवाब तो खुद आपने दे दिया, क्योंकि ये बायोकेमिकल बेसिस है इसका। स्ट्रेस के जो केमिकल्स होते हैं, आखिर वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को भी ख़राब करते हैं, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिरेंज कर देता है। देखिए, जो पर्टिकुलर हार्मोन्स कांस्टेंट नेगेटिव फीलिंग के साथ, और एक और बात आप सब समझ लीजिए कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। जो मॉर्निंग में उठ के जल्दी भागना होता है, स्कूल पहुंचना होता है, दफ्तर पहुंचना होता है, ये मिनिमल स्ट्रेस जो कहते हैं ना, कि डेली लाइफ के स्ट्रेस तो ज़रूरी है ना जी, नहीं तो हम चार्ज कैसे होंगे, नहीं तो मोटिवेट कैसे होंगे। तो स्ट्रेस को हमेशा बुरा शब्द मत समझिए, नहीं तो बच्चे भी ना, जैसे माँ बाप कहते हैं, ओह आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, पापा, बट अगर आपको स्ट्रेस ना हो तो आप दफ्तर तो जाएंगे नहीं, फिर घर में बैठे रहेंगे। दैट मीन्स ऑप्टिमल स्ट्रेस, रेगुलर स्ट्रेस, डे टू डे स्ट्रेस ज़रूरी है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम वो हो रही है कि हम स्ट्रेस को एक्सेसिवली अनजाने में अपने ज़िंदगी में अपनाते जा रहे हैं, मोल रहे हैं, जो आपने कहा। उसके साथ क्या होता है कि बॉडी के रेगुलर रिदम्स जो होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स के साथ जो एक तालमेल बना हुआ है, फिर आखिर ये बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है ना जो भगवान ने बनाया है। एक बड़े ऑफिस में एक एचआर टीम है, एक फाइनेंस की टीम है, एक सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, ह्यूमन बॉडी भी वैसे बनी हुई है भाई। एक सीईओ यहाँ बैठा हुआ है ना, तो कोऑर्डिनेशन खराब हो गया बिकॉज वो नेगेटिव स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल फर्ज करिए गुस्से के साथ कितने केमिकल्स हैं ब्रेन में, मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो तमाम आपका सिस्टम खराब कर रहे हैं। एक आपको उदाहरण देता हूँ, आपने मैम जरूर सुना होगा कि गर्ल्स में पीसीओडी बड़ा कॉमन हो रहा है। पीसीओडी, पीसीओएस दोनों। आप बताइए कभी सुना था, पूछिएगा अपने पीढ़ियों में, 13-14 ईयर ओल्ड गर्ल्स हैविंग पीसीओडी,
पूरा लाइफस्टाइल जब खराब है, स्लीपिंग हैबिट्स 2 बजे 3 बजे 4 बजे नींद आना, ठीक है, मोबाइल पे रहना, सोशल मीडिया पे रहना, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहना, एंग्शियस रहना, खाना पीना नहीं, दिन में आप देखें कि मुश्किल से एक थोड़ा सा आधी रोटी खाई होगी या कुछ सलाद खाया होगा या दाल, वो भी बड़े एप्रीहेंशन से। फूड हैबिट्स, कहते हैं कि अर्बन इंडिया में ओवर फेड बच्चे हैं बट अंडर नरिश्ड हैं, इम्बैलेंस डाइट है, पेट भरने के लिए खा रहे हैं लेकिन बैलेंस डाइट नहीं है। ये बातें अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस 13-14 साल की उम्र में गर्ल्स में दिखाई दे रहा है, बॉयज़ में भी दिखाई दे रहा है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। एनीवे, मोटी मोटी बात यह है कि किशोर अवस्था में 14 साल की उम्र तक फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल हेल्थ के कंडीशंस जो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, आपकी बात सही थी, वो ज़िंदगी भर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बन रहे हैं। किशोर अवस्था को संभालिए। एक क्वेश्चन और लास्ट Hi, क्वेश्चन sir. फ्रॉम द So my ऑडियंस। question is, there are some patients who still have chronic conditions, and they have to have medications which cause a lot of mood swings. In that case, how do you deal with the mood swings because they're majorly cause of the medications they're having? शुरुआत में ही चर्चा हो रही थी मूड स्विंग की। Okay, are you saying that because they're taking the medication? Yeah. Right. So in case it has been already understood or evaluated, अगर ये पता लग चुका है कि दवाएं जब हम लेते हैं, अगर मुझे किसी दवा की ज़रूरत है और उस दवा की वजह से कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम ये हो रहा है कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो पहले तो दवा को एनालाइज किया जाए कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन है दवा का। फॉर एग्जांपल आपको ये बताऊं, कुछ बीपी की दवाइयाँ और कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन हो सकता है थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं और उनकी वजह से भी चेंजेस आते हैं। कुछ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, साइकेट्रिक दवाइयाँ और थायराइड की दवाइयाँ भी इंटरेक्ट करती हैं और थायराइड की कंडीशन भी होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि विकसित समाज में जब मल्टीपल लोग साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं तो इवन डॉक्टर्स हैव टू कोऑर्डिनेट। तो पेशेंट्स भी अक्सर डॉक्टर्स से मिलकर दूसरे डॉक्टर से भी बात करवाते हैं कि इनसे भी एक बार बात कर लीजिए। तो ये फ़र्ज़ हमारा भी बनता है, देयर इज़ नो डाउट। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प नॉट ओनली इन द मूड स्विंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉडी के अंदर केमिकल्स के भी बड़े स्विंग्स होते हैं, नॉट ओनली मूड। कई बार किडनी के प्रॉब्लम्स, लिवर के प्रॉब्लम्स से क्लैश कर जाते हैं और आप देखिए फिर 2 बीमारियां खड़ी हो गई जो पहले नहीं थी। और थायराइड देख लीजिए, there are some medications which actually disturb the thyroid rhythm. मुझे हो सकता है थायराइड की दवा की कभी ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन जब मैं कोई और दवाई ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ या अगर मैं कोई और दवाई हार्ट की ले रहा हूँ, हो सकता है थायराइड में डिस्टर्बेंस हो जाए। मेरा लाइफस्टाइल बड़ा स्लो है। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें रखती हूँ कि जो बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की और थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल। और शुगर की मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज It की, is. तो वो उनके मेंटल कंडीशन को हैम्पर करता है। इट डज। ये कोई इसमें संदेह नहीं है। इसलिए देखिए, जब साइकेट्रिस्ट अपना इवैल्यूएशन करते हैं, वो अक्सर कोई और हमारी जो दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, भले वो बीपी के लिए हों, शुगर के लिए हों या थायराइड के लिए हों, उसका थरो एनालिसिस करना ज़रूरी है और वो दवाइयाँ चूज़ की जाती हैं जो इन दवाइयों से डायरेक्टली क्लैश ना करें। अच्छा, कुछ सवाल जो आजकल की खबरों से जुड़े हुए हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास जी, सर। जी। कुछ सवाल जो आजकल की खबरों से जुड़े हुए हैं, 2 केसेस। एक सुसाइड केस, बैंगलोर का अतुल सुभाष अभी सुनने में आया था, केस जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके पत्नी की तरफ से था। और दूसरा केस वो जो मेरठ हत्याकांड हुआ, जी। जहाँ पर नशे की लत में हाल ही में हुआ है तो। जी, कैसे और किस तरीके से वो हत्या की, वो जघन्य अपराध था। छोटी सी 4 साल की बच्ची से जब बहुत- पूछा गया बहुत कि ही पिता बड़ा कहाँ है, तो sensitive उन्होंने कहा कि पिता ड्रम में सो रहे हैं। जी। तो ये दोनों ही केस, एक नशा और दूसरा डिप्रेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। अब मैडम ने एक बात उम्र भर की छेड़ी है। देखिए, हमारे देश में नशीली पदार्थों का इस्तेमाल ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि जो भांग, गांजा और कैनबिस से रिलेटेड बातें हैं, कई सदियों से चलती आई हैं, ये राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आई हैं। और जो गोल्डन क्रिसेंट है, देखिए कश्मीर से लेके अरुणाचल का जो क्षेत्र है, कई बार कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन हमें संभालना है, अपने युवा वर्ग को। सब्सटेंस यूज एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस, दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे को बहुत बढ़ाते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किशोर अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था, बुज़ुर्गों की तबीयत, मानसिकता हमारे देश में बहुत निगलेक्टेड है। मैं आपसे एक सावधानी रचना चाहूँगा कि वी आर गोइंग टू बी द हाईएस्ट कैपिटल कंट्री ऑफ एल्डरली सिटीजन्स इन द वर्ल्ड नाउ शॉर्टली, कुछ 10-20 सालों के अंदर ही होने वाला है।
अगर हमारी जनसंख्या बुजुर्गों की 70, 75 और 80 और 90 साल के लोग बढ़ने वाले हैं, उनकी मनोदिशा और मनोवृत्ति को भी हम प्यार मोहब्बत से संभालें। हमें ओल्ड एज होम्स नहीं चाहिए हमारे कंट्री में। मकान में काफ़ी सारे कमरे हैं हमारे पास, संभालें अपने बड़ों को, प्यार मोहब्बत से रखें। वो दूसरा बचपन है जो मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था, है ना, संभालें उसको, क्योंकि वहाँ पर एक पीढ़ी है जो बच्चों को भी संभाल सकती है। ग्रैंड पेरेंट्स आर अ वंडरफुल एसेट फॉर आवर चिल्ड्रन, इजंट इट। एक ये था। दूसरा जो भी ये सवाल उठा है, ये जो खबरें आई हैं, कहीं ना कहीं देखिए जो क्राइम और मेंटल हेल्थ का जो एक क्षेत्र है, क्राइम और मेंटल हेल्थ का जो एक ग्रे एरिया है, ब्लर्ड एरिया है, ये माना जा रहा है कि अक्सर कई बार पता नहीं लगता है कि ये, लेकिन जो भी इस क्राइम के भीतर शामिल होने वाले व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रोगी भी होते हैं। कहीं ना कहीं इम्पल्स जो है, एग्रेशन जो है, एक तरीके से गुस्सा एक लेवल का जहाँ पे गिल्ट नहीं है, रिमोर्स नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, पछतावा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का भी रूप है। जो एक हम वार्निंग साइंस की बात कर रहे थे, वो स्कूल के टाइम पे, घर के टाइम पर, कॉलेज के टाइम पर पहचाना नहीं गया। वो आगे कहीं ना कहीं हिनियस क्राइम में, भरे वो मर्डर हो, रेप हो, किडनैपिंग हो, इस तरह के कांड हो, उसमें देखा जाता है। तमाम दुनिया में जेल्स के भीतर ये एनालिसिस हो रहे हैं। कई मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं जेल्स में इस बात को पहचानने के लिए कि आइए हम समझें कि कॉन्विक्ट जो होता है, जो अंडर ट्रायल जो होता है, क्या उनकी मानसिकता के लक्षण पहचाने नहीं गए। दूसरा, ये जो बात है, इसको भी कहीं ना कहीं सावधानी परिवारों में होनी चाहिए। पहचानें कि हो सकता है कोई इंटेंसिटी, कोई ड्यूरेशन किसी बिहेवियर की अनकंफर्टेबल लग रही है। हम सबके साथ होता है, गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन उसकी रेंज अगर बढ़ रही है, बहुत कॉमन हो रही है, रोज़मर्रा हो रही है, पहचानिए, चर्चा करिए, रोकिए उनको, समझाइए। ज़रूरी नहीं है कि सीधा चलो चलते हैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। आपस ही हमारे देश में तो घर के सरपंच बैठते हैं, चाचू हैं, मामू हैं, सब लोग बैठ के संभाल लेते हैं परिस्थितियां। फैमिली डायलॉग नहीं होता है। अगर संचार होगा ना, हम कई लक्षणों को एक दूसरे से मिलकर डाइनिंग टेबल पर संभाल लेंगे, पड़ोसी के अंकल आके संभाल लेंगे। लेकिन हम अकेलेपन में रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सन्नाटे में रह रहे हैं। लोनलीनेस इज अ बिगर प्रॉब्लम टुडे, लीडिंग टू सच क्राइम्स ऑल्सो। तो इसलिए क्राइम और मेंटल हेल्थ का जो एक दरवाज़ा है, दोनों को एक करीब से समझना है। और कई क्राइम्स समाज में, स्पेशली जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के क्राइम हैं, देखिए एक और चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट उठ रही है हमारे देश में, जो कपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, यंग मैरिड कपल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है मीनाक्षी जी के कहीं ना कहीं सब्र, सहन और संचार, पेशेंस, टॉलरेंस एंड कंपैशन विद लव एंड अफेक्शन कहीं ना कहीं कपल्स की ज़िंदगी में थोड़ा और बेहतर लाया जाए। सर देखिए, विषय इतना बड़ा है कि इस पर हम पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इतनी पूरी जो चर्चा हुई, उसका जो मैं सार, जो समरी निकाल पाई हूँ, वो यही कि हमें संवाद करना होगा। फिर चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, वो टीनेजर क्यों ना हो, वो एडोलेसेंट एज हो या वो एडल्ट एज हो, वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो या आपके बड़े बुजुर्गों के बीच का रिश्ता हो, वो संवाद महत्वपूर्ण है, वो चर्चा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागपाल, आप हमारे साथ आए वेलनेस वीकेंड में, आप शरीक हुए। थैंक यू सो मच।